गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, उद्यमी को श्रम अधिनियमों की जानकारी होनी चाहिए। श्रम अधिनियमों की जानकारी होने पर उद्यमी को किसी प्रकार का संकट या समस्या नहीं आती। फैक्ट्री एक्ट 1948 में इसके प्रमुख प्रावधान यथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, कार्य के घंटे, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश व अपराध के लिए सामान्य दंड इत्यादि का परिचय आपको बताया जा चुका है। आज के इस ई लेक्चर में आपको श्रम अधिनियम के श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बारे में परिचय कराया जाएगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923, जैसा कि इस एक्ट के नाम से ही प्रतिध्वनित होता है, इस अधिनियम में श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने संबंधी प्रावधान हैं। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है। सेना के जवान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। दुर्घटना एक्सीडेंट के कारण श्रमिक में अयोग्यता दो प्रकार की हो सकती है: पूर्ण अयोग्यता टोटल डिसेबलमेंट और आंशिक अयोग्यता पार्शियल डिसेबलमेंट। पूर्ण अयोग्यता टोटल डिसेबलमेंट से तात्पर्य उस स्थायी अयोग्यता से है जिससे श्रमिक की दुर्घटना से पूर्व प्राप्त योग्यता, शक्ति एवं क्षमता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। प्रथम अनुसूची शेड्यूल 1 में निर्दिष्ट क्षतियों के कारण यदि कमाई की हानि 100% हो जाती है तो स्थायी पूर्ण अयोग्यता मानी जाएगी। आंशिक अयोग्यता पार्शियल डिसेबलमेंट। आंशिक अयोग्यता से तात्पर्य दुर्घटना के कारण श्रमिक की कमाई शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी, उन सब रोजगार में जो वह दुर्घटना से पहले करता था कम हो जाती है से है। अस्थायी आंशिक अयोग्यता का अर्थ है कि अयोग्यता अस्थायी है। स्थायी आंशिक अयोग्यता का अभिप्राय है कि अयोग्यता स्थायी है, जैसा कि प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 में निर्दिष्ट क्षतियों को स्थायी आंशिक अयोग्यता माना गया है। नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व एम्प्लॉयज लायबिलिटीज फॉर कंपेंसेशन। यदि श्रमिक को अपने कार्यकाल के दौरान दुर्घटना में किसी प्रकार की क्षति होती है तो नियोक्ता को निम्न परिस्थितियों के अलावा अन्य सभी परिस्थितियों में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। पहली, यदि क्षति ऐसी हो जिसके कारण श्रमिक 3 दिन से अधिक पूर्ण या आंशिक रूप से अयोग्य नहीं होता है। दूसरा, दुर्घटना में लगी चोट से जिसका अंत मृत्यु न हुआ हो तथा प्रत्यक्ष रूप से जिसका कारण निम्न में से कोई भी हो। श्रमिक दुर्घटना के समय नशीले पदार्थ या दवा के प्रभाव में हो, श्रमिक सुरक्षा नियमों या अन्य निर्देशों को जानकर पालन नहीं करता हो, श्रमिक अपनी इच्छा से सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा के साधनों का हटाता है जो इसकी सुरक्षा के लिए लगे हों। यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता है तथा इसका कारण रोजगार या जिस प्रक्रिया में वह लगा हुआ है हो तथा उसकी बीमारी व्यावसायिक रोग ऑक्यूपेशनल डिजीज की श्रेणी में आती है तो ये भी इस अधिनियम के अनुसार दुर्घटना की क्षति के समान ही समझी जाएगी। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कितना दिया जाना चाहिए? इस अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि निम्न प्रकार होगी: दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर श्रमिक अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति की राशि किस प्रकार दी गई है, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, और दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अयोग्यता होने पर, और तीसरा दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक अयोग्यता होने पर। ये एक इस निश्चित फार्मूले के अनुसार उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। इस एक्ट में चूक के लिए दंड पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट इसकी व्यवस्था भी कर रखी है। फिर इस एक्ट में क्षतिपूर्ति अधिनियम में 4 अनुसूचियां शेड्यूल दी हुई हैं। इसमें देखिए संक्षिप्त प्रकार है। शेड्यूल का आप हल्का सा पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहे। पहली अनुसूची में क्या है, इसके भाग 1 में 6 प्रकार की क्षतियों की सूची जिनके कारण स्थायी पूर्ण अयोग्यता हो जाती है दी गई है। आगे प्रश्न दे रखिए, उसको देख लेना आप। भाग 2 में 48 प्रकार की क्षतियों की सूची जिनके कारण स्थायी आंशिक अयोग्यता व उसके कारण कमाई की क्षमता में कितने % हानि होता है दी गई है। ये तो पहली अनुसूची में शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या है, इसमें उन सभी व्यक्तियों की श्रेणी की सूची दी गई है जो इस अधिनियम के अनुसार श्रमिक
की श्रेणी में आते हैं। कुल 32 प्रकार के व्यक्ति व व्यवसाय इस सूची में दिए गए हैं। शेड्यूल 1 की लिस्ट ये है, इसको देख लीजिए आप। अनुसूची 3 में इसमें व्यावसायिक रोगों की सूची तथा किन व्यवसायों के लक्षण किन रोगों को उत्पन्न कर देते दिए गए हैं। और अनुसूची 4 में इसमें स्थायी अयोग्यता तथा मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना हेतु गुणांक फैक्टर दिए हुए हैं। शेड्यूल 4 की लिस्ट ये है, आगे भी कंटिन्यू रहेगी ये। शेड्यूल 4 का आगे का जो भाग की लिस्ट दे रखी है, हल्का सा सरसी दर्शी इस पर डाल लीजिए। अब आपको चारों शेड्यूल के बारे में आइडिया हो गया होगा। दूसरी शेड्यूल में आप याद रख लें, इसमें श्रमिक किसे कहते हैं, उसके श्रमिक कौन कौन आते हैं उसकी सूची दे रखी है। इसमें कुल 32 प्रकार के व्यक्ति व व्यवसाय इस सूची में दिए गए हैं, जो आपको यहाँ अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। आप केवल इतना याद कर लीजिए कि 32 प्रकार के व्यक्ति व व्यवसाय श्रमिक में लेबर किसे कहते हैं उसमें आते हैं, उसकी लिस्ट है इसमें। ये लेबर रिलेशन एक्ट 1923 पूरा हुआ। इसको सरसी दृष्टि से आप याद कर लीजिए। बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो लेबर रिलेशन क्या है समझाइए। और इस बार है जो ऑब्जेक्टिव, प्यारे छात्रों, इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे आपको मालूम है 30 अंकों का जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 40% आपको सब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो आपको जो और जो थर्ड ईयर के कुछ और भी सरकार चेंज करने के विचार में है, तो आप डिटेल में पढ़िए। और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको कि कंपेंसेशन एक्ट 1923 क्या है इसमें लिखना पड़ेगा। और कुछ छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, इसका एक नमूना आपको देख लीजिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे इस तरह का है। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू।